हो सकता है कि आप वीडियो गेम्स के बहुत बड़े फ़ैन ना हों। हो सकता है कि आपने GTA, असैसिन्स क्रीड और रेड डेड रिडेम्पशन का कभी नाम भी ना सुना हो। लेकिन फिर भी आपने PUBG का नाम कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली में बहुत से आपके जानने वाले ऐसे होंगे जो PUBG खेलते होंगे। तो इंडिया जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जहाँ वीडियो गेम्स कभी इतनी बड़ी सेंसेशन नहीं रहे, आखिर ऐसा क्या था इस गेम में जो ये यहाँ इस सिनेरियो में भी इतना वायरल हुआ। टू 2000 में जापानीज डायरेक्टर किंजी फुकुसाकू की एक मूवी आई जिसका नाम था बैटल रॉयल। फिल्म में फ्यूचरिस्टिक जापान को दिखाया गया था। किसी रैंडम जापानीज स्कूल के सभी टीनेजर्स को एक आइलैंड पर शिप कर दिया जाता था जहां वो एक दूसरे की जान लेने की कोशिश करते थे तब तक जब तक उनमें से आखिरी ही जिंदा बचे। आपको ये प्रेमिस काफ़ी कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा। हंगर गेम्स की बुक्स जो इस मूवी के 8 साल बाद रिलीज हुई, उनका प्रेमिस भी काफ़ी कुछ ऐसा ही था। हालांकि बैटल रॉयल मूवी हंगर गेम्स से अलग है। इसमें पॉलिटिक्स और सोशल कमेंट्री जैसे एलिमेंट्स को शामिल नहीं किया गया है। इस फिल्म ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि वो क्या करेंगे अगर उन्हें ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाए जहां उन्हें मौत के खिलाफ अपनी आखिरी लड़ाई लड़नी हो। इस फिल्म के आने के 12 साल बाद हंगर गेम्स आई, जिसकी जाइगेंटिक सक्सेस ने ये प्रूव किया कि बैटल रॉयल का ये जॉनरा पोटेंशियल से भरा हुआ था। लोगों को बैटल रॉयल गेम चाहिए था, लेकिन कोई भी प्रोडक्शन हाउस इस नए जॉनरा में कूदने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में एक इंसान था जिसने इसके पोटेंशियल को समझा। ब्रैंडन प्लेयर अननोन ग्रीन। ब्रैंडन कोई गेम डिज़ाइनर नहीं थे, बल्कि आयरिश फोटोग्राफर और वेब डिज़ाइनर थे। डाइवोर्स के बाद आयरलैंड में अपने होम टाउन में रहते हुए वो अपनी ज़िंदगी के नए मायने तलाश करने की कोशिश कर रहे थे जब वो 2 नए वीडियो गेम से रूबरू हुए, आर्मा और DayZ। आपको बताते चलें कि आर्मा एक हाइपर रियलिस्टिक शूटर गेम है जो मेनली फेमस है अपने मॉड्स के लिए। DayZ आर्मा के सबसे फेमस मॉड्स में से एक है जो कि आर्मा के ग्राफिक्स सिनेरियो को यूज़ करते हुए ज़ॉम्बी एपोकलिप्टिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। अब तक वीडियो गेम की दुनिया में असैसिन्स क्रीड और GTA जैसे सिंगल प्लेयर AAA टाइटल्स ही राज करते आए थे, जहां क्रिएटर्स का फोकस गेम की स्टोरी और ग्राफिक्स पर ज़्यादा होता है। ग्रीन वैसे गेम्स में इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्हें कुछ बेसिक सा चाहिए था, कुछ रफ, कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक, कुछ ऐसा जो हमारी अंदर की डार्कनेस से मैच करे, कुछ ऐसा जो आपको आज़ादी दे सके ये दिखाने की कि आप क्या करेंगे मौत के ऐसे खेल में जहां लड़ाई सर्वाइवल की हो। और इसी वजह से उन्होंने आर्मा 2 का अपना एक मॉड डेवलप किया। So yeah, I started off making a mod basically back in Arma 2 because I wanted to make a game I wanted to play. I saw games like the Survivor games, which were events for streamers, and I wanted to play that myself. So I decided to see if I could actually make one, and Arma 2 Battle Royale was born. ये काइंड ऑफ बैटल रॉयल का पहला गेम था, और जैसे ही इस गेम ने आर्मा 2 से अलग होकर अपनी एक स्टैंड अलोन गेम की तरह पहचान बनाई, बाकी पब्लिशर्स ने भी नोटिस किया कि कितनी तेज़ी से ये नया जॉनरा गेमर्स की कम्युनिटी में फेमस हो रहा है। सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, जिसे अब डेब्रेक के नाम से जाना जाता है, ने ग्रीन को हायर किया अपने खुद के एक ज़ॉम्बी स्टाइल सर्वाइवल गेम के डेवलपमेंट के लिए। यही मोड आगे जाके H1Z1 किंग ऑफ द हिल बन के फेमस हुआ। लेकिन फरवरी 2016 तक ग्रीन इससे भी मूव ऑन कर चुके थे। डेस्टिनी उन्हें कोरिया ले गई, जहां उन्हें एक इंटरेस्टिंग ऑफर मिला। कोरियन गेम डिज़ाइनर चैन हैन किम, जो कि ब्लू होल नाम की कोरियन गेमिंग कंपनी के लिए काम कर रहे थे, एक बैटल रॉयल गेम को बनाना चाहते थे। वो DayZ से इंस्पायर्ड थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने बैटल रॉयल गेमिंग जॉनरा को एक्सप्लोर किया, गेमिंग वर्ल्ड में बस एक ही नाम बार बार उभर कर बाहर आता हुआ दिखाई दिया, ब्रैंडन प्लेयर अननोन ग्रीन। और 1 महीने से भी कम समय में ग्रीन ब्लू होल के क्रिएटर डायरेक्टर थे। डेवलपमेंट तेज़ी से आगे बढ़ा।
ग्रीन और उनकी टीम को ऑटोनॉमी दी गई वो बनाने की जो वो बनाना चाहते थे। गेम को 2016 की शुरुआत में बनाया जाना शुरू किया गया और मार्च 2017 तक इसे अर्ली एक्सेस के रूप में लॉन्च किया गया। बस एक मैप था और कुछ हथियार। तब से लेकर आज तक इसमें बहुत से अपडेट किए गए हैं। कुछ नए मैप जुड़े, हथियार जुड़े और स्किन्स। लेकिन गेम का कोर कॉन्सेप्ट सेम रहा। रैंगल की कोई बैक स्टोरी नहीं है। ये एक पोस्ट एपोकलिप्टिक फ्यूचर में दिखाया गया इमेजिनरी आइलैंड है जिसके घर गन्स और बाकी कॉम्बैट वेपन्स की लूट से भरे हुए हैं। आप 99 अदर प्लेयर्स के साथ चलते हुए प्लेन से पैराट्रूपर्स की तरह इस आइलैंड पर कूदते हैं। आपका पैराशूट हाई फॉल से गिरकर मरने से तो आपको बचा लेता है, लेकिन अगर एक बार आप नीचे गिर गए तो बस आप हैं और बाकी के 99 प्लेयर्स। हर कोई आपको मारना चाहता है। हर कोई लास्ट मैन स्टैंडिंग बनने के लिए आपसे compete कर रहा है। हर किसी को जीतना है। वो आपको न सिर्फ मारेंगे बल्कि आपकी डेड बॉडी से हर एक लूट को उठा लेंगे। ये गेम कॉम्प्लिकेटेड है, मेसी है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये फन है। यहाँ अपना गेम प्ले आप खुद बनाते हैं। आप चाहें तो आप सर्वाइवर्स की तरह सेफ खेल सकते हैं या एक्शन हीरोज की तरह ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट्स लेते हुए मोर एग्रेसिवली। आज अकेले भारत में इस गेम के 4 करोड़ से भी ज़्यादा प्लेयर्स हैं। तो ऐसा क्या खास है इस गेम में? अर्नेस्ट हमिंगवे ने कहा था, देयर इज नो हंटिंग लाइक द हंटिंग ऑफ मैन। And those who have hunted armed men long enough and liked it never care for anything else thereafter. हम सभी के अंदर एक प्राइमल इंस्टिंक्ट होता है जिसे वॉयलेंस पसंद होती है। शायद यही रीजन रहा है स्पोर्ट की हिस्ट्री में हमेशा से ही कॉम्बैट स्पोर्ट्स के टॉप पर रहने का, बॉक्सिंग और एमएमए जैसे खतरनाक और ब्रूटल गेम्स की पॉपुलैरिटी का। जब दो ओपोनेंट्स एक दूसरे को हार्म पहुंचाने की नियत से रिंग में उतरते हैं तो खून को देखकर हम तालियां बजाते हैं। पबजी भी हमें वैसा ही रश देता है। उन्हें नॉकआउट करने के बाद जान बचाने के लिए घुटनों पर रेंगते हुए देखना एक्सेलरेटिंग होता है। इसीलिए लॉन्च के एक हफ्ते के अंदर अंदर इसका प्लेयर बेस 10 मिलियन को पार कर चुका था। करंटली पबजी का मोबाइल वर्जन दुनिया का सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला वीडियो गेम है और आने वाले समय में भी शायद ही इस टाइटल को कोई डिथ्रोन कर पाए। Hey everybody, thank you so much for watching. Subscribe to this channel if you are new for more videos and please like and comment क्योंकि आपका हर एक लाइक और कमेंट इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा।